अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हम अपनी एंटी टेस्ट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की हमारी जो डिस्कशन है 60 एमसीक्यूज़ की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिसका टेस्ट कोड P9 है। तो आइए हम डिस्कशन की तरफ जाते हैं और आप इसको केयरफुली वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस काफ़ी इन्वॉल्व हैं वेक्टर्स की। इसमें राइट हैंड रूल होगा, तो इसलिए केयरफुली वॉच करेंगे तो उम्मीद है कि सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हम बगैर किसी तखीर के अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग on a charged particle of charge -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla in y direction when the particle velocity is 2I plus 3j into 10 to the power 6 meter per second is. So we have to find the value of the magnetic force, and we are given the value of the velocity and the magnetic field. So we will use the formula F is equal to Q into V cross B. So क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं F is equal to Q into V cross B। हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है, जबकि हमें चार्ज की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम यानी 10 to the power -6 के बराबर दी हुई है। तो इसकी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट क्या बनता है। यानी F इज इक्वल टू चार्ज की जगह पे मैं वैल्यू लगा रहा हूँ -2 into 10 to the power -6। फिर आगे वेलोसिटी की वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू ये दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट्स 2I plus 3j, ये आ जाएगा 2I plus 3j। एंड देन वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन अलोंग y डायरेक्शन, 2j के बराबर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि उसने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो j वेक्टर मैंने उसके साथ लगा दिया, j यूनिट वेक्टर। तो जस्ट सिंपली सॉल्व कर लें, j क्रॉस j तो 0 हो जाएगा, इसलिए I क्रॉस j लिखेंगे, और I क्रॉस j आपको पता है k के बराबर होता है। तो f की वैल्यू देखें किसके बराबर आएगी। हम इसे लिखेंगे -2 into 10 to the power -6, और ये 2I plus 2, ये I क्रॉस j बन जाएगा, यह आ जाएगा 4k, और ये 3 और 2j ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि j क्रॉस j 0 होता है। तो हमारे पास सिंपल आंसर आ रहा है। सॉरी, वेलोसिटी के साथ 10 to the power 6 भी था, तो यहाँ पे 10 to the power 6 भी लिख लेते हैं, इंटू 10 to the power 6। तो ये 10 to the power 6 और प्लस 6 खत्म हो जाएंगे, इसको हम 1 बना देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 into 4k, और यहाँ पे माइनस उसी तरह से मौजूद है। तो आप इसको सॉल्व करें तो f बराबर आ रहा है किसके जी, 4 to the 8, तो 8 into -k you know that is along the negative z direction. So look at the delta option, that is the 8 Newton force along the negative z direction, इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमने राइट किया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies that। तो डेफिनेटली बच्चों हमें पता है कि जो फोर्स की वैल्यू है, हम क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं कि फोर्स की जो वैल्यू है वो थीटा जब 0 हो और 180 हो, तो इन दोनों एंगल्स पे फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट द एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर दैन द 0 and 180 डिग्री, क्योंकि अगर फोर्स वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन जीरो फोर्स है, तो इसका मतलब एंगल की वैल्यू जो है वो बिटवीन 0 and 180 है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स पे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब जो एंगल की वैल्यू है, क्योंकि फोर्स नॉन जीरो है, इसलिए इसके अलावा कोई भी और वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा, आप देखिएगा जी। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट I एट द इंस्टेंट व्हेन a charge plus q at a point P has velocity v as shown. So the force on the charge is। तो हमें ये देखें, ये एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे एक चार्ज मौजूद है जिसकी वैल्यू उसने हमें बताया कि प्लस Q चार्ज है, तो वो इस डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। हमने बताना है कि इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, आपको पता है F इज इक्वल टू Q into V क्रॉस B।
उस फार्मूले के मुताबिक हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो देखें, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड इसका शो किया हुआ है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, और अगर आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल इस तरह से अप्लाई करते हैं तो आपने यही अज्यूम करना है कि वी हैव होल्ड द कंडक्टर अलोंग इन अवर राइट हैंड और एंड अवर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो अलोंग द थंब है, और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो चूँकि इन टू द प्लेन आ रही हैं, इस तरह से देखें इन टू द प्लेन आ रही हैं, इसलिए मैंने इन टू द प्लेन को किससे शो कर दिया है, क्रॉस से। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड द प्लेन है। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो दोबारा से हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किसके लॉन्ग है। तो हमने अपनी फिंगर्स को पैरेलल करना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और फिर इनको हमने बेंड करना है टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इरेक्टेड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस तरह से अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को लेके गए और फिर हमने इनको बेंड किया किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो थंब जो है वो अपवर्ड है, यानी ओ बाय डायरेक्शन जो है ये बन रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की। तो यही हमने फाइंड करना था, इसलिए हमने इसमें जो ऑप्शन ए है इसको सिलेक्ट किया है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, डेफिनेटली टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट न्यूटन पर कूलम है, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर होते हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बीटा ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 5 देखें, ए चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v in x direction is subjected to a field of magnetic induction that is in negative x direction. So it means the angle between the velocity and the magnetic field is 180 degree. So that's why this force will become 0. So charge, as a result the charge will remain unaffected. तो चार्ज जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए फोर्स 0 है, तो उसके पाथ पे कोई वेरिएशन भी नहीं आएगी, इट रिमेन अनअफेक्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड alpha particle with same momenta enters perpendicularly to a constant magnetic field B. The ratio of their radii of their paths R H to the R alpha will be. तो 2:1 लिखी हुई है, ये किस तरह से आएगा हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो देखिए बेटो, हमारे पास ये फार्मूला है कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर आ जाती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, यानी सेंटीमीटर फोर्स के, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। तो उस रिस्पेक्ट से हम अगर इस वेलोसिटी को इससे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा क्यू बी इक्वल टू एम वी विल बिकम मोमेंटम। तो क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला उसने हमें बोला है कि मोमेंटम का रिलेशन यूज़ करें, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो आर बराबर आ जाएगा पी ओवर क्यू बी के। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ना कि रेडियस जो है वो बराबर आ जाएगा पी ओवर क्यू बी के। तो अब देखें कि उसने बोला है कि अगर सेम मोमेंटम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो एक हमारे पास है प्रोटॉन और दूसरा है अल्फा पार्टिकल, तो दोनों का जो रेडियस बनेगा उसकी रेशियो क्या होगी, द रेशियो ऑफ द प्रोटॉन टू द अल्फा। तो डेफिनेटली हम पहले प्रोटॉन की निकाल लेते हैं। प्रोटॉन का रेडियस लेट्स से कि पी क्यू चार्ज की जगह पे आप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है ना, इसलिए हम क्यू की जगह पे ई पुट कर देंगे। अगर आप अल्फा पार्टिकल की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए आ जाएगी पी ओवर क्यू की जगह पे हम 2e लिख देंगे, 2e ओवर बी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास देखें ये वैल्यू बनती है अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने रेशियो निकालनी है आर एच टू आर अल्फा। तो इन दोनों को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर एच ओवर आर अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर 1/2, यानी इसका आंसर तो 1/2 आ रहा है। तो ये जब ऊपर कन्वर्ट होगा तो हमारे पास रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा दैट विल बिकम 2 ओवर 1, यानी 2:1 के बराबर आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे बीटा ऑप्शन को राइट किया है।
जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी क्वेश्चन 7 देखें। So dear student, look at the question number 7. A proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B, moving at right angle to the field B. So if the radius of the circular orbit for both the particle is equal and kinetic energy acquired by proton is 1 mega electron volt, the energy acquired by the alpha particle will be. तो क्वेश्चन सिंपल है इस रिस्पेक्ट से कि उसकी ज्योमेट्री तो हमें क्लियर है कि हमारे पास प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं जो एक रीजन में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली अप्लाई किया गया है और डेफिनेटली वो सर्कुलर पाथ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें काइनेटिक एनर्जी दी है। इसका मतलब हमें अपने इस सर्कुलर पाथ के रिलेशन को काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये रिलेशन तो देखा होगा, E/m बराबर होता है 2V/b²r²। ये रिलेशन वोल्टेज की फॉर्म में होता है जब चार्ज पार्टिकल को एक हाई वोल्टेज पे एक्सेलरेट करके इंजेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस वक्त हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो के वेलोसिटी के साथ भी रिलेशन मौजूद हैं और वोल्टेज की फॉर्म में भी। तो हमने यहाँ जानबूझ के यहाँ पे ये रिलेशन यूज़ किया है। अब आप इसको थोड़ा सा एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोनों साइडों पे हम E से यानी चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2eV/b²r²। ये एक्चुअल तो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आप इसी को काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी EV के, ये आ जाएगा b²/r²। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली जाए तो हमारे पास बराबर आ जाएगी E/m, ये b²r² यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा b²r²/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमें उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें गिवन है। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हमने अल्फा पार्टिकल की निकालनी है, तो हम इसी रिलेशन को यूज़ कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन दोबारा से यूज़ करते हैं। किसके लिए? ये काइनेटिक एनर्जी थी किसकी? प्रोटॉन की। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे किसकी? अल्फा पार्टिकल की। तो उसके लिए जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द पैरामीटर उसने खुद ही बोला है कि कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, 2 वैसे ही कांस्टेंट है। तो बेटे चार्ज की जो वैल्यू है वो अल्फा के लिए आपको पता है कि वो बराबर होती है किसके? उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू 2 प्रोटॉन्स के बराबर है, इसलिए हम उसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2e × v²/r²। लेकिन उसकी जो मास की वैल्यू है वो 4 टाइम ग्रेटर है प्रोटॉन के मुकाबले में, तो इसलिए आ जाएगा 4 × m/2। तो अगर आप इसको यहाँ पे ये जो रिलेशन था हमने जब E से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइडों पे करना था, तो ये E² बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे E आ जाएगा। तो प्रोटॉन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ गई E² b²r²/m/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब आप वैल्यू पुट करेंगे अल्फा के लिए तो यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है तो 2e² लेंगे, चार्ज की वैल्यू जब आप लगाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या बन जाएगी? ये 4 के बराबर आ जाएगी। तो हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे 4e² b²r²/4m/2। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी? अल्फा पार्टिकल की। तो ये 4 से कैंसिल कर दें तो आप देख रहे हैं कि ये सेम काइनेटिक एनर्जी है। ये देखें, ये सेम काइनेटिक एनर्जी है जो पहले ऊपर हमने लिखी है, यानी E² b²r²/m/2। तो अल्फा के लिए भी वही है, इसका मतलब उसकी भी काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होगी। तो इसलिए हमने बीटा ऑप्शन को राइट किया है। अब देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में कि ए प्रोटॉन कैरिंग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। यहाँ पे फिर हमें प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दी हुई है ना। रेडियस r इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन द सेम फील्ड। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। इस दफ़ा उसने हमें काइनेटिक एनर्जी उसी तरह से पहले भी उसने प्रोटॉन की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी। तो पिछली इन्फॉर्मेशन को दोबारा से यूज़ करें। अगर रेस्ट ऑफ द पैरामीटर सेम रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस भी चेंज नहीं होते, तो इसका मतलब अगर प्रोटॉन की एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डेफिनेटली हमारे पास अल्फा पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। हम थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर यूज़ करें तो हम इसको इनडायरेक्टली भी बेटे सॉल्व कर सकते थे। हमने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी मूविंग चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो चेंज नहीं होती।
तो अगर प्रोटॉन की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसमें कांस्टेंट एन है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। बहरहाल हमने इसको इक्वेशन से भी प्रूव कर दिया है। तो लेकिन आइंदा के लिए आप याद रखिएगा कि चार्ज पार्टिकल जब भी एंटर होगा प्रोटॉन और अल्फा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड v in a circle of radius r, the time period of rotation of the particle। तो दोबारा से हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो हम दोबारा से इस रिलेशन को देखते हैं कि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर रहती है जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पाथ में। तो अगर आप इस वेलोसिटी को इससे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा EB इज इक्वल टू M इंटू V इक्वल टू R ओमेगा। हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, R से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा EB इक्वल टू M ओमेगा। ओमेगा को आप 2 पाई ओवर T लिख सकते हैं, तो यहाँ से T निकालेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 2 पाई M ओवर EB। E को आप Q भी लिख सकते हैं। तो किसी भी सर्कुलर पाथ का चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो उसका टाइम पीरियड इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है 2 पाई m ओवर QB या फिर EB। तो यू कुड सी द रिलेशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ ऑफ द V एंड R। यहाँ पे ना तो वेलोसिटी की वैल्यू मौजूद है और ना ही रेडियस की वैल्यू मौजूद है, इसका मतलब टाइम पीरियड इन दोनों पैरामीटर के इंडिपेंडेंट होगा। तो ये इसलिए हमने ऑप्शन लगाया बीटा दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ V एंड R जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 10, ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी T एंटर्स इन ए ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B आफ्टर 3 सेकेंड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो मैंने अभी भी बात की थी कि चार्ज पार्टिकल जब एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी दो चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, एक उसकी स्पीड और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर T उसकी काइनेटिक एनर्जी शुरू के अंदर थी तो लेटर ऑन भी आफ्टर द 3 सेकेंड्स भी उसकी काइनेटिक एनर्जी T ही रहेगी, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं वहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस 0 मानी जाएंगी। रेजिस्टिव फोर्सेस 0 हों तो कभी भी चार्ज पार्टिकल जो है उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए हम दोबारा अल्फा ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, उसकी एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही, लिहाजा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी जितनी पहले थी। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है जी, ए चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, ओके, एंगल 90 हो गया, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज। दोबारा वही क्वेश्चन है 10 वाला, मैंने अभी भी आपको बताया है कि उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होती और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन को राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलरली, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो अभी भी मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा था क्वेश्चन नंबर 9 में कि टाइम पीरियड बराबर आ गया था हमारा किसके, 2 पाई m ओवर EB के। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड विल बी फ्रीक्वेंसी, तो वो बराबर आएगी EB ओवर 2 पाई m के। तो ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे चार्ली ऑप्शन को राइट करेंगे EB ओवर 2 पाई m जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, दिस पार्टिकल विल। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया है ना, क्योंकि उसने बोला है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरह से एंटर हो रहा है। मतलब अगर आप डायरेक्शन बनाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो डायरेक्शन है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी ये अगर आप इस तरह से डायरेक्शन लिखते हैं, ये नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसके अलोंग, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट के अलोंग वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ये उसके मूव करने का पाथ है अलोंग ईस्ट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कह रहा है कि वो अपवर्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देता है।
तो इसलिए हम ऑप्शन लगाएंगे इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी। जब भी थीटा की वैल्यू 90 होगी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो हमेशा सर्कुलर होगा, अदर देन उसका पाथ आपको पता है कि स्पाइरल पाथ बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जी। क्वेश्चन 14 देखें, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट electron is circulating in a plane at right angle to uniform magnetic field at magnetic induction 10 to the power minus 4 Weber per meter square, that is mean one gas is equal to 10 to the power minus 4 Weber per square meter. The orbital radius of electron is, तो ये एक असल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हम दोबारा से वही रिलेशन यूज़ करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, तो जिसमें हमने अपनी एनर्जी को यूज़ किया। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था, मैं इसकी कैलकुलेशन को लिख देता हूँ फिर बाद में एक्सप्लेन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया, आपके सामने सारा डाटा पुटअप करके। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी हमें, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो एक लेंथी टाइप बन गया था। बहरहाल मैंने इसको सॉल्व किया है। तो देखें, हमें सबसे पहले ये रिलेशन यूज़ करना है इसमें, E/m = 2V over B स्क्वायर R स्क्वायर। हम ऐसा कर रहे हैं कि दोनों साइडों पे, बल्कि R स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, R स्क्वायर को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, E और M को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, M यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, E यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये 2Vm over B स्क्वायर इंटू E आ गया। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको E से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। E से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मैंने सर्कल की है वैल्यू, ये एनर्जी के बराबर आ जाएगी। हमें चूँकि एनर्जी गिवन थी, तो EV विल बिकम द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमें गिवन है। और नीचे जो डिवाइड करेंगे तो E का स्क्वायर आ जाएगा। ये रिलेशन हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं पिछले प्रॉब्लम में। तो अब देखें, हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी गिवन थी, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन को कूलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा आंसर जो है वो ऐसे यूनिट्स में आए, यानी मीटर्स में आए। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻19 लिख दिया, और जो एनर्जी की वैल्यू थी वो यहाँ पे कितनी थी, 10 के बराबर थी। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 10, ये आ जाएगा 2 × 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने इस तरह से लिख दिया है कूलम में, इलेक्ट्रॉन को 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है, या यूँ समझ लें कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 10 × 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू लगा दी 9.1 × 10⁻31। मैग्नेटिक फील्ड उसने 10⁻4 दिया हुआ था, तो इसलिए 10⁻8 टेस्ला आ जाएगा। ई की वैल्यू मैंने 2 बार लिख दी है क्योंकि इसका स्क्वायर था, यानी 1.6 × 10⁻19, फिर दोबारा लिख दी है 1.6 × 10⁻19। ऐसा करने से हमें थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम एक ई की वैल्यू दूसरी वैल्यू से कैंसिल कर देंगे। तो अब आप देखें तो -31 और ये +1, ये -30 बना देंगे, 10⁻30 हो जाएगा। और नीचे जो 10⁻8 था और ये जो 10⁻19 था, तो ये -27 हो गया। और जब हम इसको अपर पार्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर जाके +27 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 और 9 को हमने मल्टीप्लाई किया, 0.1 को हमने इग्नोर कर दिया, तो 2 9 दा 18 बन गया। तो ये 10⁻30 इंटू 10⁻+27 आ गया। ये +27 यहाँ से नीचे से वैल्यू गई है, -8 और -19 को ऐड किया तो -27 ऊपर गया, तो ये +27 हो जाएगा। अब ये जो 1.5 हमारे पास 1.6 बचा हुआ था, इसमें हमने राउंड ऑफ करके इसको 1.5 लिख दिया। तो अब आप लिखेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -30 +27 10⁻3 के बराबर। 1.5 को हम 15 × 10⁻1 लिख सकते हैं, -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 180 बन जाएगा। तो 180 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 के बराबर आएगा। 12 × 10⁻3 जो है वो बराबर आ जाएगा 120 × 10⁻4 के बराबर। जानबूझ के यहाँ पे मैंने 1 0 ज़्यादा किया है ताकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो इवन फ्रैक्शन में आ जाए, इवन वैल्यूज आ जाए। तो ये -3 -4 में कन्वर्ट हो गया। अब 120 और 121 में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने 120 की जगह पे 121 × 10⁻4 लिख दिया। दोनों साइडों पर अंडर रूट करेंगे क्योंकि स्क्वायर था, तो अंडर रूट लेंगे 121 का तो वो 11 आ जाएगा। 11 × 10⁻2, 10⁻2 सेंटी की वैल्यू होती है, तो ये 11 सेंटीमीटर आंसर आता है। तो ये प्रॉब्लम लेंथी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम आमतौर पे स्टूडेंट्स का टाइम कंज्यूम करने के लिए और उसको बाकी क्वेश्चन से तवज्जो हटाने के लिए लगाए जाते हैं। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को पिक कर सकें कि ये लेंथी है तो हमें छोड़ देना चाहिए, उसको एंड पे सॉल्व करना चाहिए, वरना इसके बदले में आपको बहुत से आसान क्वेश्चन जो है वो मिस करने पड़ेंगे। तो ये एक ट्रिक था एंटी टेस्ट के प्रॉब्लम्स का कि किस अंदाज से आपको डिफरेंट प्रॉब्लम से अवॉइड करना चाहिए, ना कि उसके पीछे पड़ के उसको सॉल्व करना चाहिए।
तो ये एक बहुत बड़ा सबक भी होगा डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस पर टाइम किल किया। तो अगर तो उन्होंने एंड पे टाइम जो यूज़ किया तो फिर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। A uniform magnetic field acts right angle to the direction of motion of electron. As a result, the electron moves in a circular path of radius 2 cm. If the speed of the electron is doubled, then the radius of the circular path will be. तो जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें क्वेश्चन में हमें फिर से ये रिलेशन यूज़ करना चाहिए क्वेश्चन 15 में कि जो हमारे पास रिलेशन था हमने ये रिलेशन ये स्टूडेंट क्वेश्चन 15 को हम देख रहे थे। तो हमने ये रिलेशन यूज़ किया इसके अंदर, दोबारा इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर करके वेलोसिटी के स्क्वायर को v से कैंसिल कर दिया। यहाँ से एम वी और ई बी जो है वो इधर आ जाएंगे और आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें रेडियस के बारे में पूछा गया। तो रेडियस जो है वो एम वी ओवर ई बी के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप क्वेश्चन देखें कि वो कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी। तो पहले जो रेडियस था वो 2 सेंटीमीटर था, जो फर्स्ट वैल्यू थी जब वेलोसिटी v के बराबर थी तो रेडियस 2 सेंटीमीटर था। अगर आप वेलोसिटी डबल करते हैं तो डेफिनेटली रेडियस की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। अगर पहली वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी तो अब नई वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। हमें इसके कैलकुलेशन के बगैर अपने जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वहीं से उसको रिप्लाई करना है कि पहले अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर था तो अब डबल हो जाना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी डबल हुई है, स्पीड डबल हुई है, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन आ जाएगी 4 सेंटीमीटर के बराबर। जी क्वेश्चन 16 देखते हैं। ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब होता है तो डेफिनेटली उसके पास दोनों फील्ड्स मौजूद होते हैं, बोथ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन 16 में चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है यूनिफॉर्म मोशन में और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। तो क्वेश्चन 17 देखें। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लाइक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज। डेल्टा ऑप्शन होती तो हम उस पर गौर करते हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो बाद दफ़ा ओपन भी होती हैं, लेकिन जब दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल आमने सामने होते हैं तो वो क्लोज्ड होती हैं। तो जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज होती हैं तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्लोज हो सकती हैं। तो इसलिए अल्फा ऑप्शन ज़्यादा ट्रू थी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो हमेशा क्लोज ही रहती हैं ना। तो क्वेश्चन 18 देखें। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसमें कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम जानते हैं स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से वो बराबर होता है B = म्यू नॉट I ओवर 2 पाई आर के। तो आप इस फार्मूले के मुताबिक देखते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को नहीं फॉलो करता बल्कि इन्वर्स ऑफ द डिस्टेंस के बराबर है। तो इसलिए हम ऑप्शंस जो हैं वो उनको निगलेक्ट कर देंगे कि ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। बीटा ऑप्शन भी गलत है, सेम एवरीवेयर भी गलत है, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ये भी गलत है, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन ठीक है, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन 19 देखें। मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। तो मैग्नेटिक नीडल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर फोर्स भी लगती है क्योंकि उसके अंदर टार्क पैदा होता है, डेफिनेटली वो रोटेट करती है, फोर्स के ऊपर फोर्स भी लग रही होती है और वो रोटेट भी कर रही होती है। लेकिन जब रोटेट करती है तो डेफिनेटली उसकी जो रोटेशन होगी उसके अंदर चूँकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर टार्क पैदा होगा। टार्क आपको पता है I अल्फा के बराबर होता है, और अल्फा क्यों पैदा हुआ है क्योंकि अल्फा जो है वो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी होगा। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो ओमेगा की वैल्यू जो है डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, यानी ओमेगा चेंज होगा। तो ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा एग्जिस्ट करेगा, अल्फा एग्जिस्ट करेगा तो टार्क भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर खाली फोर्स लगती है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स भी लगती है और टार्क भी पैदा होता है क्योंकि उसकी रोटेशनल स्पीड जो है वो चेंज होती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसकी रोटेशनल स्पीड कांस्टेंट रह सकती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन 20 है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं पैदा होगा, इसलिए बीटा ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 21 देखते हैं। 1 टेस्ला कैन बी डिफाइंड एज। तो 1 टेस्ला जो है उसको पता है कि आप अगर इस फार्मूले से डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो B है वो बराबर होता है F ओवर IL के। तो हमारे पास ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। एम्पेयर ये करंट के यूनिट है, लेंथ के यूनिट मीटर,
और अगर आप इस फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। कौन सी? ये सॉरी, ये अल्फा भी और चार्ली भी, लेकिन बीटा भी ठीक होनी चाहिए ताकि डेल्टा हो जाए ठीक। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने वाले से, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो अगर आप फोर्स की वैल्यू तो न्यूटन रखें तो ये न्यूटन आ जाएगा, और अगर आप करंट की जगह पे Q/T फार्मूला लगाते हैं तो उसके मुताबिक कूलम पर सेकंड बनता है। जी बेटे, तो सॉरी, तो अगर आप हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको जो Q/T लिख देते हैं तो कूलम पर सेकंड बनेगा, तो इसी तरतीब से हमारे पास यूनिट बनेंगे वो न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे गलती से पर सेकंड लिखा गया, इसलिए बीटा तो गलत हो जाएगा। 21 में ग्रेस मार्क्स आपका बनता है तो वो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा ऑप्शन आनी थी, इसमें फिर हम कोई भी टिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 टेस्ला की तो सारी डेफिनेशन बन रही है भैया। क्वेश्चन 22 देखते हैं जी। क्वेश्चन 22 है कि an electron is moving in a circle of radius r in a uniform magnetic field B. Suddenly the field is reduced to b/2. The radius of the circle now become, तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? हम दोबारा से ये फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो ना आसानी से हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि E/m बराबर है V/br के, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लें तो वो बराबर आएगा Vm V ओवर, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी B/E के। तो इस तरतीब से MV/EB आ गया। तो अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे उसने बोला है कि आप इसको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जो है वो हाफ कर दें तो ये 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए रेडियस की वैल्यू 2r के बराबर आ जाएगी, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को राइट किया। जी देखें क्वेश्चन 23 है, velocity of charge particle in a region where electric and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to velocity of charge particle is। तो इसमें बेटे आप आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई की जाती है, velocity of the charge particle in a region where electric and magnetic field are perpendicular and perpendicular to velocity of charge particle, तो फिर उस वक्त देखें, लेट्स से कि मैं फिगर खुद से अस्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप इस तरह से जूम कर सकते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप उसको इस तरह से जूम कर सकते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा है, लेट्स से कि ये उसकी वेलोसिटी है, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम फिंगर्स लेकर जाएंगे, तो देखें ये वेलोसिटी की डायरेक्शन फिंगर्स लेकर जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम बेंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है सॉरी, इसमें हम थोड़ा सा रूल जो है, बहरहाल क्योंकि मैं जो है इमेज जो है वो इन्वर्ट किया हुआ है तो राइट और लेफ्ट का थोड़ा सा इशू हो सकता था, तो बहरहाल हम इसको सिंपली ये देख सकते हैं, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जब दोनों फील्ड अप्लाई की जाती हैं तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। मुख्तसर तौर पे ये है कि दोनों फोर्सेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाते हैं प्रॉपरली तो हम लेटर ऑन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक तरफ होगी और मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल उसके अपोजिट होगी। जब दोनों फोर्सेज बराबर हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज दोनों बराबर हो जाएंगी, तो हम QE को लिख सकते हैं QVB के, और डेफिनेटली QQ से कैंसिल होगा तो वेलोसिटी उस वक्त E/B के बराबर आएगी। हमारी बुक का न्यूमेरिकल भी है वेलोसिटी सिलेक्टर का, हम उसमें ये प्रिंसिपल लगाते हैं। अगर आप फिगर की हेल्प वहाँ से ले लें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो किस तरह से, यानी ये दोनों फोर्सेज आपस में अपोजिट कैसे डायरेक्शन में जाती हैं। बहरहाल क्वेश्चन 24 देखते हैं बेटे। द फ्रिक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बिकम डबल इफ वी डबल द, तो फ्रिक्वेंसी कब डबल होती है हम क्वेश्चन 9 और 12 में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है वो बराबर है किसके, E/2πm के। ये मैंने क्वेश्चन 9 के अंदर और 12 के अंदर एक्सप्लेन किया है, डिटेल से आप दोबारा देख सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि E/2πm। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि
द चार्ज फ्रिक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बिकम डबल इफ वी डबल द, तो अगर आप चार्ज को भी डबल कर देते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को भी डबल कर देते हैं, तो चार्ज को डबल करने से भी फ्रिक्वेंसी डबल हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड को डबल करने से भी फ्रिक्वेंसी डबल हो रही है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन लगा देंगे बोथ ए एंड बी। जी डियर स्टूडेंट, हम देख रहे थे क्वेश्चन 24 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन 25 देखें कि मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू, मूविंग चार्जेस से रिलेटेड होता है, स्टेशनरी में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म स्टेशनरी में फिर दोबारा जीरो होता है, तो दोनों में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए बीटा ऑप्शन ठीक है जी। क्वेश्चन 26 देखें, अ चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन द स्पीड ऑफ द चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड। ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कोई भी और सोर्स नहीं है उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का, तो इसलिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो टू पैरेलल बीम्स ऑफ पोजिशंस, सॉरी यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये पॉजिट्रॉन्स हैं। टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे विल रिपेल ईच अदर, तो डेफिनेटली तो ये पॉजिट्रॉन्स ही होंगे, क्योंकि सेम चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चाहे वो दोनों कन्वेंशनल करंट बनाएं, जो भी बनाएं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर चार्ज सेम है तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से हम सिर्फ खाली उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को ही ध्यान में रखेंगे कि जब दो चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वो रिपेल ही करेंगे। अगर जो उनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है, लेकिन उनका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो अल्फा ऑप्शन ट्रू होगा। क्वेश्चन 28 देखें, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड acting normal to the plane of their motion, the ratio of the radii of the circular path described by the proton and alpha particle is, तो सिंपली हमें रेशो निकालनी है उनके रेडियस की। तो क्वेश्चन 28 के अंदर हम फिर दोबारा से वही फार्मूला यूज़ करते हैं जो भी हमने यूज़ किया था कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के, यानी आप इस फार्मूले से इसको डिराइव कर सकते हैं कि E/m बराबर था किसके, V/BR के। तो यहाँ से रेडियस निकालें तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी mv/EB के बराबर, रेडियस बराबर आ जाएगा mv/EB। तो एक दफ़ा हमें अल्फा पार्टिकल का और एक दफ़ा प्रोटॉन का रेडियस निकालना है। तो प्रोटॉन का रेडियस निकालें तो प्रोटॉन का रेडियस किसके बराबर आएगा, प्रोटॉन का मैस 1 ले लें और उसका चार्ज भी 1 ले लें, तो ये हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी mv/EB के बराबर। लेकिन अगर आप अल्फ़ा का रेडियस निकालते हैं तो अल्फ़ा का जो मैस है वो 4 टाइम टू प्रोटॉन होता है, तो ये 4mv ओवर और चार्ज 2 टाइम होता है, तो 2EB बराबर आ जाएगा। तो ये देखें, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये 2 टाइम ज़्यादा है किसके मुकाबले में, ये वैल्यू सारी किसकी थी, ये प्रोटॉन की थी। तो इसलिए हम अगर रेशो निकालते हैं तो रेशो किसके बराबर आएगी, किसकी रेशो हम निकालना चाह रहे थे, तो रेशो ऑफ देयर रेडियाई यानी प्रोटॉन टू अल्फ़ा, तो प्रोटॉन टू अल्फ़ा निकालें तो ये हमारे पास R/P/R अल्फ़ा, तो ये 2 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो 1/2 आंसर आ रहा है, तो इसलिए अल्फ़ा ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन 28 के अंदर। क्वेश्चन 29 देखें, ए चार्ज मूव इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड का फार्मूला फिर दोबारा क्वेश्चन 9 और 12 हम पहले कर चुके हैं, उसमें हमने लिखा था 2πm/QB के, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का नाम लिखेंगे, तो डेल्टा ऑप्शन 2 होगी। तो क्वेश्चन 30 देखें, ए प्रोटॉन मूविंग इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोसेसेस एनर्जी E, देन magnetic field is increased 8 times but the proton is constant to move in the path of the same radius, the kinetic energy will increase। तो हमें रेडियस का और kinetic energy का आपस में रिलेशन डेवलप करना है, तो उसके लिए फिर से हम वही रिलेशन यूज़ करते हैं जो हम पहले न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर चुके हैं, जो लेंथ वाला न्यूमेरिकल था। तो उसमें हमने देखा था कि जो E/m है वो बराबर था किसके, 2V/BR के, तो हम B²R² के, तो यहाँ से हमने फिर उसको दोनों साइडों पे
मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2E/t²r²। इस एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं E²/m = 2ke, ये काइनेटिक एनर्जी बना दिया इसको, ओवर b²r²। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी का और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को इस साइड पे ले जाएं, मैग्नेटिक फील्ड जो है या फिर काइनेटिक एनर्जी को निकाल लें, जैसे मर्जी लिखने की आ जाएगा b² × r²/2, तो ये E² इसी तरह से रहेगा ओवर 2m = ke। तो हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है। तो इस रिलेशन के मुताबिक हमें नज़र आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखें, काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पहले वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 8 थी, तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड 8 × 8 यानी 64 वैल्यू आ जाएगी उसकी, इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमने राइट किया है इसमें जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकली मुझे प्रॉब्लम होता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड को एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन मैंने इसका हल निकाल दिया। क्वेश्चन 31 देखें। ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड वर्टिकली, इट एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टू नॉर्थ ऑन द द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी टुवर्ड। तो हमने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। हमें उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है वर्टिकली, अपवर्ड वर्टिकली। तो मैंने इसको डॉट से शो किया हुआ है अपवर्ड वर्टिकली। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, यानी ये देखिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और उसने बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड द नॉर्थ है। तो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स लेकर जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। F = v q × v × b। जो फर्स्ट वेक्टर होता है राइट हैंड फिंगर उसकी तरफ होनी चाहिए, एंड लेटर ऑन दीज फिंगर मस्ट बी बेंड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इरेक्टेड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो दैट्स व्हाई we are putting our right hand fingers along the velocity is outward, and later on we will bend these fingers toward the north pole, यानी क्योंकि उसने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा थंब है वो किस तरफ है, वो वेस्टवर्ड जा रहा है, तो ये थंब वेस्टवर्ड होगा। तो इसलिए हमने ऑप्शन इसमें लगाया है कौन सा, डेल्टा ऑप्शन लगा दिया है, वेस्टवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि वैसे क्वेश्चन 31 के बाद 32 आएगा, लेकिन चूँकि डायरेक्शन का मामला था मैंने 33 को भी साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वेश्चन 33 में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टू गेट इट मूविंग ऑन एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ इन XY प्लेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फिर उसने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो मैं फिर राइट हैंड रूल नहीं यूज़ कर सकता, उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं जिस तरीके से हम राइट हैंड यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर पॉजिटिव चार्ज हो प्रोटॉन तो फिर हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जो चार्ज की वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो चार्ज की वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसके बाद दोबारा उसको एक्स वाई प्लेन के अंदर ही रोटेट करना है। तो चार्ज की वेलोसिटी देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स होनी चाहिए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हमने जो वेलोसिटी है उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने के एक्सिस के लॉन्ग लिया है, क्योंकि फोर्स जो है वो दोबारा अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग लगेगी तो तभी जो चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है वो एक्स वाई प्लेन में आएगा ना। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को अलॉन्ग ले लेते जी एक्सिस के, ठीक है, सॉरी यस, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी कि वी क्रॉस बी हमने आई क्रॉस के किया है, और जो फोर्स है वो कहाँ पे आ गई है, वो दोबारा जे डायरेक्शन में आ गई है, यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस आ रही है। तो इसका मतलब फोर्स को हमें एक्स वाई प्लेन के अंदर ही रखना था ना, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो के की डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए हमें फोर्स को चूँकि बाउंड रखना था एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को हम के अलॉन्ग लेते, ताकि इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो फोर्स जो है वो दोबारा किस पाथ में आ जाती, एक्स वाई पाथ में। तो एक्स वाई पाथ में रखने के लिए इसका मतलब चूँकि तीनों वेक्टर आपस में आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर वेलोसिटी जो होगी वो आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसमें गिवन है हमें, तो फोर्स जो है वो भी हमें किस में रखनी थी,
जे के अलॉन्ग, तो इसलिए डेफिनेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन थी, मैग्नेटिक फील्ड को फिर हम जी एक्सेस के अलॉन्ग रख सकते थे। फोर्स को हमने जे के अलॉन्ग क्यों सपोज किया पहले ही, इसलिए कि उसने बोला कि जो पाथ है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर होना चाहिए। तो देखिए ये आपके सामने एक्स वाई प्लेन मौजूद है, तो इसी के अंदर उसकी सर्कुलर मोशन होनी चाहिए थी। तो अगर इसी पाथ के अंदर उसकी सर्कुलर मोशन होनी चाहिए, यानी इसी पाथ के अंदर अगर उसकी सर्कुलर मोशन होनी चाहिए, तो हम ये देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए थी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड या तो फिर यानी अलॉन्ग द पॉजिटिव जी एक्सिस हो सकता था या फिर नेगेटिव जी एक्सिस हो सकता था। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो शो किए हैं। डॉट का जो मतलब है वो डेफिनेटली जैसे पहले था कि आउट ऑफ द प्लेन है, अगर क्रॉस थे तो वो इनटू द प्लेन थे, तो आउट ऑफ द प्लेन हम जाएंगे। तो राइट हैंड रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और हम फिंगर्स को बेंड करेंगे टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो फोर्स होगी वो देखें किसके अलॉन्ग है, ये देखें ये हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरी फिंगर्स हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चूँकि आउट ऑफ द प्लेन था, तो हमने पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स लेकर गए और फिर इनको बेंड किया किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन था, इसलिए फिंगर्स को मैंने इस तरफ बेंड कर दिया, ठीक है। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स लेकर गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है। पहले फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में है और अभी ये बेंड होके किस तरफ चली गई हैं, ये अभी बेंड होके आउट ऑफ द प्लेन आ गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो थंब है, तो अगर आप समझ लें कि हम इस पोजीशन के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पोजीशन के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है वो अपवर्ड है। अगर इस तरफ अंगूठा होगा, हमारा थंब इस तरफ होगा, तो तभी उसका जो पाथ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए इसको डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। बाद दफ़ा बच्चों को समझ नहीं आती, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 32 मिस हो गया था, तो मैंने कहा पहले डायरेक्शंस की बात कर लें, उसके बाद क्वेश्चन 32 को एक्सप्लेन कर लेंगे। A charge particle is released from rest in a region of steady and uniform electric and magnetic field, which are parallel to each other. The particle will move in. तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह डायरेक्शन में, यानी लेट्स से कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास स्टूडेंट को बात कर रहे थे कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम ही डायरेक्शन में है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली जो भी चार्ज पार्टिकल होता है उसको एक्सेलरेट जो कर रही होती है फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी इसी के अलॉन्ग होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है लेट्स से, तो वो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, तो तब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल जीरो हो जाता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाती है और उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट ही रहता है, यानी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहती है। तो जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हों तो हमेशा चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो बाद दफ़ा फोर्स कैंसिल हो जाती है, तब भी उसका पाथ स्ट्रेट ही रहता है। तो अगर इंक्लाइंड होंगी तो फिर पाथ स्पाइरल बन सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन हमारा आ गया, तो 32 था, 33 हो गया पहले ही। क्वेश्चन 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 है जी, एन एक्सपेरिमेंट investigates that the variation of the force F between two long parallel current carrying conductors at a distance d apart, a straight line graph should be obtained on plotting F versus 1/d, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ना, जब टू डिफरेंट पैरेलल कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन लगाते हैं, तो वो ये फार्मूला बनता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका मतलब ये, अगर डी ले लें तो फोर्स और 1/d एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहे हैं, फोर्स और 1/d, क्योंकि 1/d और फोर्स का ग्राफ है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो क्वेश्चन 35 देखते हैं जी। क्वेश्चन 35 में है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग ए करंट 1 एम्पीयर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 गॉस, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज। तो यहाँ पे चूँकि वर्ड पैरेलल यूज हो गया है, तो एंगल जब पैरेलल होते हैं दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर फोर्स जीरो हो जाती है, क्योंकि एंगल जीरो हो जाता है। तो F इक्वल टू ILB साइन थीटा के मुताबिक साइन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगी, ठीक है। ये फार्मूला है ILB साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा जीरो है इसलिए फोर्स हमने
0 लगा दिए जी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, सॉरी क्वेश्चन है हमारा अब 36। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव थ्रू ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑन एमर्जिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, वो स्टिल 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, ना ही स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल चेंज होती है जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता रहता है। दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, इसलिए उसका अल्फा ऑप्शन आ जाएगा, तो उसकी यही स्पीड रहेगी जब वो मर्ज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 37 जी। क्वेश्चन 37 है, ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with equal velocities. The magnetic field is perpendicular to paper and directed into the paper. The tracks of the particle are labeled in figure. The neutron follows the track. तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा और वो सी ऑप्शन इसमें आ जाएगी, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है तो वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन हमने लगा दी कि न्यूट्रॉन का पाथ स्ट्रेट रहता है। वही फिगर दोबारा है, लेकिन अब क्वेश्चन डिफरेंट है। A neutron, proton, and electron and alpha particle enter a region of uniform magnetic field with the same equal velocities. The magnetic field is perpendicular to the paper, directed into the paper. Now, the tracks of the particle are labeled in figure. The proton follows the track. तो हम यहाँ पे पहले तो रेडियस निकालेंगे कि प्रोटॉन का जो रेडियस है, इस फार्मूले में देख लें, फिर दोबारा यही फार्मूला बार बार यूज होगा, E/m = V/br। तो यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू निकाल लें तो mv/ रेडियस बराबर आ जाएगा mv/eb के, यानी मैस और रेडियस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसका मैस कम होगा, ठीक है, उसका रेडियस भी स्मॉल होगा। तो सबसे कम जो होता है वो अल्फा जो है इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन डेफिनेटली उसका चूँकि चार्ज अपोजिट है तो इसलिए उसका ये पाथ बनेगा। बाकी ये प्रोटॉन का है और ये अल्फा का है और ये न्यूट्रॉन का है, क्योंकि अल्फा का जो मैस है वो सबसे ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि उसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा है, यानी इसका रेडियस सबसे ज़्यादा बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस तो सबसे छोटा है, लेकिन ये इसका डायरेक्शन अपोजिट होगी इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि दोनों ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल है, ठीक है। तो प्रोटॉन का पाथ हमने डिटेक्ट करना था ना, तो ये अल्फा जो ए ऑप्शन है ये ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन का पाथ बन रहा है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है जो अल्फा वाली है, क्योंकि दो सेम डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। तो सबसे स्मॉल रेडियस इसका बन रहा है, उससे लार्ज रेडियस ए का है और उससे लार्ज रेडियस बी का है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन 39, टू बीम्स ऑफ प्रोटॉन मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर। क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, मैंने पहले भी बताया था, जब सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट देखें बेटे, क्वेश्चन 40 है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही रहता है, लेकिन जब वो मूव करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल हो जाता है, तो इसलिए दोनों फील्ड्स उसमें मौजूद होंगे। क्वेश्चन 41 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखें आप सिंपल ये फार्मूला लगा दें, F = QVB sin थीटा। तो इस फार्मूले से ही हमें समझ आ जाएगी, क्योंकि थीटा तो 90 है, ये फैक्टर तो फिर सब में एक जैसा होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, चार्ज के। तो अब आप ऑप्शन देखें तो सबसे ज़्यादा चार्ज लिथियम पे यहाँ पे शो किया हुआ है, हीलियम पे +1 शो किया हुआ है, तो इसलिए लिथियम यानी डेल्टा ऑप्शन 2 होगी, क्योंकि उस पर चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए फोर्स भी उस पर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 42, A charge moving with velocity v in x direction is subjected to a field of magnetic induction in the negative x direction. As a result, the charge will remain unaffected, क्योंकि थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होती है तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए वो उसका जो पाथ है वो अनअफेक्टेड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 43, A charged particle is situated in a region of space and it experiences a force only when it is motion. So it can be deduced that the region encloses. तो वो कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो एक रीजन में मौजूद है
ठीक है, रीजन ऑफ स्पेस इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ओनली व्हेन इट इज इन मोशन। तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि अगर जो चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल जो है हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो तो रेस्ट पे भी लगती रहती है ना, तो खाली मैग्नेटिक फोर्स तब आती है जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो इसका मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, वरना रेस्ट पे भी उसके ऊपर फोर्स लगनी थी। तो इसलिए ये वाली डेल्टा ऑप्शन गलत है, इसमें चार्ली ऑप्शन ट्रू है कि ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली, क्योंकि मोशन के अंदर सिर्फ खाली फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर रेस्ट और मोशन दोनों पे लग रही होती तो फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते। अगर खाली रेस्ट पे लग रही है और मोशन पे भी लग रही है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर। यहाँ पे खाली मोशन है इसलिए हमने उसका डेल्टा ऑप्शन चार्ली ऑप्शन लगाया है, क्योंकि उसके ऊपर हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है ना, ठीक है। नंबर 44 देखें, एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन व्हाइल पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। Choose the correct statement. So it is possible that if B is parallel to the direction of the motion of the electron, definitely जब पैरेलल हो जाती है तो फोर्स जीरो हो जाती है, तो थीटा की वैल्यू जीरो होगी, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो क्वाइट पॉसिबल के यहाँ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल जीरो है, तो वो पैरेलल है, इसलिए वो वहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? तो उसमें ये ऑप्शन हो सकती है कि थीटा जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45, ए प्रोटॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नेग्लेक्टिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द प्रोटॉन बीम। इसमें हमें और कोई चीज़ नहीं देखनी, हमें सिर्फ देखना है कि अगर एक फर्ज किया ये नॉर्थवर्ड जा रहा है और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बेशक एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पॉजिट्रॉन है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को अटैक करना है, ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को अटैक करना है क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, इसलिए दे विल बेंड ये आ जाएगा टुवर्ड द प्रोटॉन बीम, तो वो एक दूसरे को अटैक करेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले में, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अपोजिट चार्जेस की वजह से स्ट्रांग होगी, तो वो एक दूसरे को अटैक करेंगे। नेक्स्ट देखें बेटे, क्वेश्चन आ गया हमारे पास 46, प्रोटॉन आर short perpendicular to the magnetic field, so they will bend in an of a circular path। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, बेशक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो कोई भी हो, तो उसको जब आप शॉर्ट करेंगे, जब उसको इंजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 47, वेबर अम्पेयर पर मीटर इज इक्वल टू, तो वेबर अम्पेयर पर मीटर जो है वो किसके बराबर होता है? उसमें न्यूटन ऑप्शन आ जाएगी, बीटा ऑप्शन आ जाएगी। कैसे देखें, F बराबर है बेटे I इंटू एल इंटू बी, ठीक है। तो अगर आप करंट की जगह पे अम्पेयर लगा देते हैं, लेंथ की जगह पे मीटर लगा देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे वेबर पर मीटर स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फोर्स बराबर आ जाएगी किसके? वेबर अम्पेयर और पर मीटर, तो जो कि न्यूटन के बराबर होगा, तो फोर्स से हमने निकाला है, तो इसलिए हमने न्यूटन ऑप्शन ठीक किया। क्वेश्चन 48 देखें जी, इफ ए कॉपर रॉड कैरीज ए डायरेक्ट करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी, सो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द विल, यहाँ पे चार्ली ऑप्शन बेटे गलत लगी हुई है। जब कोई भी हमारे पास कंडक्टर होता है, सॉलिड कंडक्टर होता है, ठीक है, तो उसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस अंदाज से होती है कि अगर आप देखते हैं तो सर्कुलर पाथ बनाता है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर होता है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आउटसाइड द कंडक्टर सारा पाथ उसका ट्रेस किया जाता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जस्ट आउटसाइड द रॉड है जी। क्वेश्चन 49 देखें जी, 49 के साथ हम 56 भी एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इसमें शामिल हो रही हैं। तो 49 देखें पहले, ए करंट इज फ्लोइंग नॉर्थ अलोंग ए पावर लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम पहले फिगर बना ले फिर एक्सप्लेन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हम सिंपल इस पे जो राइट हैंड ग्रिप टूल है वो लगाएंगे कि जैसे हमने ये मार्कर है इसको हमने दाएं हाथ में इस तरह से होल्ड किया हुआ है, तो जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ होगा और जो हमारी फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी इस तरह से, तो ये राइट हैंड ग्रिप टूल इस तरह से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे उसने हमें बताया है कि एक जो पावर लाइन है उसके अंदर जो मैग्नेटिक जो करंट की डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, ये आपको नज़र आ रही है,
तो इसका मतलब हमारा अंगूठा जो है वो इस तरफ होना चाहिए। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है कि ये जो फिंगर्स हैं ये इस अंदाज से हमारे पास रोटेट होती हुई आएंगी। तो अगर आप अबव द कंडक्टर देखते हैं इस तरह से अबव द कंडक्टर, तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी सर्कुलर पाथ आप चेक कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन है उसकी सर्कुलर बन रही है। तो अगर आप अबव द पाथ उसको वॉच कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये अबव द पाथ है, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है, ये एक्सिस है, और ये जो बॉटम 2 लाइन्स हैं ये अबव द पाथ हैं, और ये जो है ये बिलो द पाथ है, ये बिलो द लाइन है। तो अबव द लाइन अगर आप देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि एरोज की तरफ जा रहे हैं, ईस्टवर्ड जा रहे हैं। तो हमने राइट हैंड ग्रिप टूल जस्ट इसके ऊपर लगाया है, ठीक है, इस तरीके से कि हम फिंगर्स जो है उनको वॉच करेंगे कि वो इस डायरेक्शन में किस तरफ जा रही हैं। तो डेफिनेटली वो किस तरफ जा रही हैं, तो वो ईस्टवर्ड जाएंगी। ओके, तो ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन 56 है, सॉरी इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को। तो इसमें है जी एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड ईस्ट। तो ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ए मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली, सॉरी, तो ए मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अलोंग। तो इसमें देखें मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब यही है कि अगर वर्टिकली अपवर्ड होता तो मैं डॉट से शो करता, तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब है कि अब हम उसको क्रॉस से शो करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि जो डायरेक्शन बन रही है वो क्या बन रही है, वो अलोंग द साउथ बन रही है। कि अगर डायरेक्शन वेलोसिटी जो है वो इसके अलोंग है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को लेकर जाएंगे और बेंड करेंगे टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। जी स्टूडेंट्स, तो मैं अगर रूल को अप्लाई करता हूँ तो देखिए वेलोसिटी इसके अलोंग है, वेलोसिटी की तरफ हमारी फिंगर्स हैं, ये हमारी फिंगर्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड रूल हम इस पर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन है। तो ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर मेरी फिंगर्स हैं। अब मैं इन फिंगर्स को बेंड कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड चूँकि इनटू द प्लेन था, ठीक है, तो अगर आप इनटू द प्लेन इसको बेंड करेंगे फिंगर्स को, तो जो थंब है वो किस तरफ जा रहा है, वो साउथवर्ड जा रहा है, इसलिए हमने इसको ऑप्शन लगाई इस पर डेल्टा। तो क्वेश्चन 56 मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया था, लेकिन अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन 50 पे, चूँकि हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करने थे तो इनको मैंने इकट्ठा कर दिया था। तो अब हम क्वेश्चन 50 देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 50 की स्टेटमेंट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो गैमा रेज न्यूट्रल होते हैं इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो डेल्टा ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन 51 देखें, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड आल्सो। तो हम ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर सकता है। हमारी बुक में न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जहाँ पे हम दोनों फोर्सेज को बराबर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आप इस तरह की एक स्कीम बना सकते हैं, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि लेट्स से कि पॉजिटिव चार्ज है, वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो रहा है। तो अगर आप उसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स लेकर जाएं और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड करें, ठीक है। लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, यानी आपकी तरफ आ रहा है, तो हम इसको फिर डॉट से शो कर देते हैं। ये देखें ये डॉट शो कर रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स लेकर जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड करेंगे, तो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर हम यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है बेटे यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, ये मैग्नेटिक फोर्स की है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैं बेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया और इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो दोनों फोर्सेज चूँकि मैग्नीट्यूड में जब बराबर हो जाएंगी, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, तो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन ठीक होगी। 52 देखें, चार्ज पार्टिकल एंटर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम पहले बता चुके हैं।
काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होती। एन अल्फा पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला विद स्पीड ऑफ 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल, तो हमने सिंपल फोर्स निकालनी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। हमारे पास ये फार्मूला F = QVB sin 90 यहाँ पे लगा दें, यह आ जाएगा QVB × sin ऑफ 90। तो sin 90 चूँकि 1 होता है, हमारे पास है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। मैग्नेटिक वेलोसिटी हमें दी हुई है कितनी 5 × 10⁻⁶, ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁶। फिर फर्दर मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ 0.5 के बराबर। तो जस्ट आप सिंपली सॉल्व करेंगे इसको, तो आफ्टर द सोल्यूशन वी विल गेट द वैल्यू 8 × 10⁻⁻13 न्यूटन। आई होप यू कुड कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन। तो -19 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप -13 के बराबर ले लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 54। A magnetic field exert a force if the charged particle is moving across the magnetic field lines। यानी across का मतलब ये होता है कि perpendicular to the magnetic field। तो डेफिनेटली magnetic force तभी एक्ट करती है जब across the magnetic field मूव किया जाता है, यानी perpendicular to the magnetic field मूव किया जाता है, not to the parallel। तो इसलिए चार्ली ऑप्शन हमने ठीक की है। 55 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 55 है जी, a proton and an electron both moving with same velocity v enter into a region of magnetic field directed perpendicular to the velocity of the particles। They will move in circular orbits such that the time period of the proton will be higher। तो हम पहले ही इसका फार्मूला आपको बता चुके हैं कि जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है 2πm/QB के बराबर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले क्वेश्चन 9 भी था इस तरह का, ठीक है, उसके अंदर हमने ये डिराइव किया हुआ है फार्मूला। तो बहरहाल इसमें हमारे पास दो ऑप्शन थी, एक ऑप्शन है किसकी कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का टाइम पीरियड निकालें। तो इलेक्ट्रॉन का मैस जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू देखें कि वो इलेक्ट्रॉन का मैस कम है लेकिन चार्ज तो दोनों पे सेम होता है, तो इसलिए जिसका मैस कम होगा तो टाइम पीरियड भी उसका कम होगा। तो इसलिए हमने जो ऑप्शन लगाई है वो है टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन विल बी हायर, क्योंकि प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटे, क्वेश्चन 56 हो चुका है, मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन 57 पे देखें। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर निकालने का, μ0I/2πr, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमने बीटा ऑप्शन लगा दी है कि जब भी स्ट्रेट वायर होगी उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इसी फार्मूले से निकाला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन 58 है। मैक्सिमम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स। तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा, यानी डेल्टा ऑप्शन 2 है इसमें, तो उस वक्त फोर्स जो है वो मैक्सिमम होती है, हमें पता है sin 90 पे फोर्स मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन 59 देखें। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन b एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट इज, तो डेफिनेटली F = QVB sin थीटा, फार्मूला लगाएं, sin 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर पे, तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर आ जाएगी QVB के। तो इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को राइट किया है। क्वेश्चन 60 देखें। कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू इट्स मोशन, देन द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी। तो जब पैरेलल हो जाएंगी दोनों फील्ड तो उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाती है, जबकि खाली एक ही फोर्स बचती है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इसलिए F = QE के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए बीटा ऑप्शन हमने राइट किया है। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने सारे क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आप रुक रुक के केयरफुली इसको वॉच करें, ठीक है। जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती उसको बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।